हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसटीआर पाठशाला। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप लोग जो हैं टाइटल पढ़कर समझ चुके होंगे कि ये वीडियो जो है स्पेशली रहने वाली है टैट वाले बच्चों के लिए। टैट वाले बच्चों को लोग मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन इंडियन जीएस की जो है कंप्लीट रिवीजन जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन जीएस के अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हम जो है इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी की चर्चा यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडियन पॉलिटी में रहेगी वो चीज़ कवर करवाई जाएगी। आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपकी हिस्ट्री के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर, उसकी भी चर्चा जो है इस वीडियो में की जाएगी। इसके अलावा जो है जियोग्राफी के हो सके तो हम जो है ज़रूर बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जहाँ से जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट इंडियन जीएस जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम हिस्ट्री से रिलेटेड हम जो फोकस करेंगे मध्यकालीन इतिहास की जो है उसको फोकस करके चलेंगे इस वीडियो के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है शासकों के बारे में जो है डायरेक्टली कई बार जो है वो प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। मध्यकालीन इतिहास की बात करूँ तो यहाँ पे जो है हम कैसे पढ़ते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे भारत पे जो है अरबी शासक होते हैं, अरबी शासक जो होते हैं उनके द्वारा जो है आक्रमण किया जाता है। उसके बाद भारत पे आक्रमण करने के लिए जो है वो तुर्क आते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है भारत के ऊपर किसने आक्रमण किया था। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है अरबों का जो है आक्रमण हुआ था भारत में पहली बार। और अरबों का जो शासक था जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे भाई मोहम्मद कासिम ने जो है पहला आक्रमण कब किया। तो इसने जो है 712 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। कहाँ पे किया था? सिंध पे जो है इसने आक्रमण किया था और वहाँ के राजा दाहिर को जो है हराया गया था इसके द्वारा। दूसरा आक्रमण इसका जो है मुल्तान पे रहा था अगले ही साल 713 ईस्वी में। और मुल्तान को जो है इसने सिटी ऑफ गोल्ड का जो है वो नाम दिया था। आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्ड किसको कहा जाता है? मुल्तान को कहा जाता है। किसने नाम दिया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जो है ये नाम दिया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम से हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है याद में रखना है कि इसने जो है सर्वप्रथम जजिया नामक कर जो है लगाया था। जजिया एक टैक्स होता है, कर होता है, जो कि सबसे पहले जो है किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था? सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। क्या होता है भाई जजिया कर में? इसमें हम देखते हैं कि ये जो है जजिया कर नॉन मुस्लिम से लिया जाता है। ऐसे लोग जो मुस्लिम धर्म को बिलोंग नहीं करते हैं, मुस्लिम धर्म से नहीं जुड़े होते हैं, उनसे जो है ये टैक्स लिया जाता है। किसको अन्य जो है किस किस से नहीं लिया जाता? एक तो मुस्लिम से नहीं लिया जाएगा, उसके अलावा जो है ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण से भी जो है ये टैक्स नहीं लिया जाता। ये जो है बच्चों से भी जो है इस टैक्स को नहीं वसूला जाता। महिलाओं से जो है, जो महिलाएं होती हैं आपकी, उनसे भी जो है ये टैक्स नहीं लिया जाता। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हम जो शासक देखेंगे वो उनका नाम आएगा महमूद गजनवी। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इनके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने इनके बारे में एक फैक्ट याद रखना हमने सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्होंने जो है सुल्तान उपाधि को धारण किया था। पहले ऐसे शासक जिसने सुल्तान उपाधि को धारण किया था उनका नाम क्या है? तो महमूद गजनवी। ठीक है, या फिर इसको गजनी भी बोलते हैं या फिर गजनवी भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं भाई इन्होंने जो है भारत के ऊपर सर्वाधिक बार आक्रमण किए हैं। भारत पे कितनी बार आक्रमण किया है भाई? लगभग जो है 17 बार इन्होंने आक्रमण किए हैं 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में। 1000 में इनका पहला आक्रमण रहा था और अंतिम आक्रमण जो है इनका 1027 में रहा था। कितने आक्रमण हुए हैं बीच में? 17 बार जो है इन्होंने भारत के ऊपर जो है इन्वेड किया है, आक्रमण किया है। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। जो इंपॉर्टेंट हमें दो आक्रमण इनके बारे में पढ़ने पड़ते हैं। एक आता है 1009 ईस्वी है, सॉरी 1009 ईस्वी। 1009 ईस्वी में जो है इनका आक्रमण रहा था कांगड़ा नगरकोट पर। कांगड़ा नगरकोट आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश में है। उस समय जो कांगड़ा के राजा थे उनका नाम था जगदीश चंद। जो ये फैक्ट है आपका 1009 ईस्वी से रिलेटेड, ये जो है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में जो है ये चीज़ जो पूछ ली जाती है, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में ये चीज़ पूछी जाती है। तो आप लोगों ने भी ध्यान रखना भी महमूद गजनवी ने आपके जो हिमाचल पर कब आक्रमण किया था? 1009 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था? कांगड़ा के नगरकोट पर जो है आक्रमण किया था। उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? जगदीश चंद थे। 1025 में जो है ये सोमनाथ जो है जो आक्रमण हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत बार जाता है कि सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। क्या करता था भाई ये जो है ज़्यादातर लूटपाट के लिए ये भारत के ऊपर आता था, भारत पे आक्रमण किया करता था लूटपाट के इरादे से। लूटपाट करने के लिए जो है ये ज़्यादातर क्या देखता था? धन देखता था भाई, कितना ज़्यादा धन मिल जाए मेरे को, सोना चांदी मिल जाए। तो सोना चांदी उस समय जो है भारत में कहाँ पे रखे जाते थे? ज़्यादातर टेम्पल्स में
में रखे जाते थे। मंदिरों में जो है वो सर्वाधिक जो है रखे जाते थे, मूर्तियाँ वगैरह हो गई, छत्र वगैरह हो गए, तो वो सोना चांदी उस चीज़ से बने होते थे। तो सर्वाधिक जो हमें सोना चांदी था, खजाना वगैरह टेम्पल्स में रखे जाते थे। तो ये महमूद गजनवी जो है टेम्पल्स में जाता था, टेम्पल्स में जो है उन मूर्तियों को तोड़ दिया करता था। तो इसीलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, मूर्ति भंजक कौन से शासक को कहा जाता है? तो महमूद गजनवी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी से रिलेटेड भी हमें जो है 2-3 फैक्ट्स पढ़ने हैं। एक तो ये इनके समय में जो है तराइन के युद्ध हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी के समय में जो है तराइन के युद्ध हुए हैं। 2 युद्ध हुए थे, एक तो प्रथम तराइन का युद्ध और एक दूसरा तराइन का युद्ध। पहला जो तराइन का युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ है और दूसरा अगले ही साल 1192 ईस्वी में। दोनों के दो जो युद्ध होते हैं ये गौरी के जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ होते हैं। पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है 2 युद्ध होते हैं। जो पहला युद्ध होता है इसके अंदर जो है गौरी हार जाते हैं। कौन जीत जाता है? पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाते हैं। लेकिन अगले ही साल दोबारा से जो है बदला लेने के लिए जो है मोहम्मद गौरी आ जाते हैं और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और कौन जीत जाते हैं? मोहम्मद गौरी जो है अपना बदला ले लेते हैं और ये जीत जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमें तीसरा जो युद्ध पढ़ना पड़ता है इनके समय में वो आता है एक चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध हम इसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। ये भी गौरी का हुआ था, किसके साथ? जयचंद के साथ जो ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है जयचंद को हरा दिया जाता है और मोहम्मद गौरी जो है दिल्ली के ऊपर जो है अपना शासन कर लेता है, दिल्ली का जो शासक बन जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है। कब हुआ था ये चंदावर का युद्ध? 1194 ईस्वी में हुआ था, तराइन के दूसरे युद्ध के 2 साल बाद। ठीक है, अब देखिए भाई दिल्ली का शासक जब मोहम्मद गौरी बन जाता है तो इसकी जो है लगभग जो है मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में जो है मृत्यु हो जाती है। जैसे ही 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो ये बोलता है अपने गुलाम को, इसके गुलाम का जो नाम था, इसके गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने गुलाम को जो है ये दिल्ली सौंप देता है। ठीक है, और इसका गुलाम जो है एक वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश। ठीक है, ये गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश माना जाता है। ठीक है, हम 5 वंश पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। पहला है आपका गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आप लोगों को ये जो है ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऑर्डर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में था आपका लोदी वंश। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश था। स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी के जो है मोहम्मद गौरी के जो है गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही जो है इसकी स्थापना भी की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक से अगर रिलेटेड कुछ फैक्ट्स में पढ़ूं तो यह है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम कहा जाता है, कुरान खां भी कहा जाता है कि कुरान को जो है अच्छे से पढ़ा है, उसका ज्ञान रखते हैं, इसलिए कुरान खान कहा जा रहा है इनको। इनको लख बख्शा भी कहा जाता है कि लाखों का दान किया करते थे, इसी कारण इनको लख बख्शा भी कहा जाता है। उसके अलावा जो है इनके सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है इनके सेनापति हुआ करते थे, जिन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो है तोड़ दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है तोड़ा गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। किसके जो है सेनापति थे? तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के ही सेनापति थे। नेक्स्ट बात की जाए तो कुतुब मीनार का जो कार्य है उसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा करवाई गई थी? तो आपके जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार की भी शुरुआत करवाई गई थी। शुरुआत करवाई गई थी, कार्य पूरा नहीं हुआ था, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दिल्ली में जो है इन्होंने कुबुत-उल-इस्लाम मस्जिद बनाई थी, याद रखना है। कुबुत-उल-इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बहुत बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, ये तो ध्यान में रखना ही रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अजमेर में था ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा। किसके द्वारा बनाया गया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरकर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक खेल खेल रहे होते हैं जिसका नाम होता है पोलो। घोड़े पे जो है बैठकर ये खेल खेला जाता है, कुछ हॉकी जैसा होता है। तो इसी घोड़े से खेलते हुए घोड़े से गिर के जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जो इनके बाद शासक आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है एक्चुअली में ये आगे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम होते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा कि पहले थे आपके गौरी का गुलाम कौन था? गौरी का गुलाम हुआ करता था आपका ऐबक। गौरी का गुलाम था ऐबक और आगे ऐबक का गुलाम कौन आ रहा है? अब आ रहा है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है आगे जो है गौरी के गुलाम है। तो इसको जो है क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता है। कुतुब मीनार का जो कार्य है वो पूरा किसके द्वारा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, एक तो चांदी का था और एक जो है तांबे का था। इंपॉर्टेंट क्या है? इनके नाम। एक
एक का नाम था टका और दूसरे का नाम था जीतल। पूछ लिया जाता है टका और जीतल नामक दो सिक्के जो है किसके द्वारा चलवाए गए थे, तो इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए थे। इक्ता प्रथा की शुरुआत करी थी, ये भूमि से रिलेटेड है, थोड़ी सी भूमि बंदोबस्त से रिलेटेड जो है एक तो इक्ता प्रथा है, तो आप लोगों ने याद रखनी है। इक्ता प्रथा किसने शुरू करवाई थी, तो इल्तुतमिश ने जो है ये शुरू करवाई थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है ये माना जाता है आपके इल्तुतमिश को। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात की जाए भाई रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान से रिलेटेड आप लोगों को ये फैक्ट याद रखना है कि दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। पूछा जाता है भाई दिल्ली की पहली और आखिरी जो है अंतिम महिला सुल्तान का नाम बताइए, तो रजिया सुल्तान था। पर्दा प्रथा का इन्होंने त्याग किया था। हम मानते हैं कि भाई जो भी दरबार में जाता था, दिल्ली दरबार में जाता था, वहाँ पे आपके उस समय तो वहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी वो अपना जो है चेहरा ढककर आती थी, लेकिन ये शासिका जब बनी तो इसने जो है पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह से एक पॉइंट पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जो है आपका दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो कि टोपी सीकर अपना जो है जीवन व्यतीत करता था, जीवन जीता था, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमने गुलाम वंश में पढ़ रहे हैं। जो हमें लास्ट देखना है भाई बलबन के बारे में बहुत से फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा आप जानते भी हो कि सर झुकाकर जो है आगे जो है वो दूसरे को जो है नमस्कार जो भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, वो करना है, सलाम करना है। ठीक है, उसके अलावा जो है एक ईरानी त्यौहार होता है नौरोज, जो कि जो है न्यू ईयर पे लगता है, न्यू ईयर पे बनाया जाता है। ये भी जो है किसने शुरुआत करवाई थी इस नौरोज त्यौहार की, ये भी जो है बलबन ने शुरुआत करवाई थी। लोह एवं रक्त की नीति चलाई थी इन्होंने जो है लोह एवं रक्त की नीति चलाई थी। 5 बार जो है नमाज पढ़ा करते थे, ज्योतिष में जो है विश्वास रखा करते थे। सीरी नगर का जो है सीरी नामक नगर जो है किसके द्वारा बसाया गया था, तो बलबन के द्वारा बसाया गया था। ये बातें भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है बलबन से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा बात करें भाई खिलजी वंश की, इसके बाद जो है आपके जो है गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में जो है हमें एक शासक के बारे में पढ़ना पड़ता है जो कि इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने आप को दूसरा सिकंदर बताता था, इसीलिए जो है इसको सिकंदर सेकंड की उपाधि जो है इसने धारण की थी कि मैं सिकंदर का दूसरा रूप हूँ, भाई मैं दूसरा सिकंदर हूँ पूरे विश्व का। ठीक है, ये बात भी ये बोलते थे। उसके अलावा जो है इनके समय में 6 बार जो है मंगोलों का आक्रमण किया गया था। मंगोलों के द्वारा जो है किस शासक के समय में 6 बार आक्रमण हुआ है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है। बाजार नियंत्रण प्रणाली या फिर मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है किसके द्वारा लागू की गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। याद रखना, मूल्य नियंत्रण प्रणाली बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, जो हम वजन में जो है जो तौल में ऊपर नीचे होता था दुकानदारों के द्वारा, उसको संभालने के लिए इन्होंने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है वो लागू की थी कि सामान ज़्यादा महंगा भी ना हो और ज़्यादा सस्ता भी ना हो, सब कुछ जो है इक्वली बैलेंस्ड रहे। ठीक है, इसके अलावा जो है एक फैक्ट यहाँ पे रह गया भाई, यहाँ पे जो है हजार दिनारी से रिलेटेड एक फैक्ट रह गया है। हजार दिनारी किसको कहा जाता है, हजार दिनारी जो है ये कहा जाता है मलिक काफूर को जो है कहा जाता है। इन्हीं के जो है सेना में थे, ये इन्हीं के सेना में थे मलिक काफूर, जिनको जो है 1000 दिनार देकर 1000 दिनार जो कि उस समय करेंसी होती थी दिनार, 1000 दिनार देकर जो है इन्होंने खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा खरीदा गया था इसको। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। सर्वप्रथम डाक प्रथा जो है शुरू किसके द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आपका जो स्थायी सेना किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दाग एवं हुलिया पद्धति, ये जो है आपके युद्ध से रिलेटेड है। जब युद्ध में जाते हैं तो थोड़ा सा एक जो है लड़ने की नीति होती है, दाग घोड़ों का इस्तेमाल करके होता है ये। हुलिया पद्धति मतलब कि अपनी सेना का अलग हुलिया रखना है। तो ये भी जो है दोनों चीज़ें हैं, ये किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शुरू की थी। अलाई दरवाज़ा इन्होंने बनाया है, सीरी का किला इन्होंने बनाया है। सीरी नगर किसने बसाया, तो बलबन ने बसाया, लेकिन सीरी में जो किला है वो किसने बनवाया है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया इन्होंने। इसके अलावा जो है जमात खाना मस्जिद भी जो है किसने बनवाई है, जमात खाना मस्जिद भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। चराई एवं जो है गढ़ी कर भी इनके द्वारा लगाया जाता था, इन्हीं के द्वारा जो है पहली बार लगाया गया था। चराई कर क्या होता है, जो दुधारू पशु होते हैं, ये जो चरागाह होते हैं वहाँ पे अपने जो है पशुओं को चराते हैं, तो उनको चराने के ऊपर भी जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा कि आप जितने जानवरों को चरा रहे हो तो उस हिसाब से जो है आपका टैक्स बढ़ता रहेगा। ये था चराई कर। घड़ी कर ये था कि आप जिस भी जो है घर में रह रहे हो, जो भी झोपड़ी वगैरह में रह रहे हो, उसमें रहने का जो है उसमें रहने के लिए आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, उसी को हम गढ़ी कर भी बोलते हैं। ठीक है, इक्ता प्रथा को समाप्त किया था इनके द्वारा। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इक्ता प्रथा को जो है समाप्त किया था। शुरुआत किसने की थी इक्ता प्रथा की, तो वो आपके इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश के अंदर हमें 2 शासकों के बारे में देखना पड़ता है। पहले आते हैं आपके मोहम्मद तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान एवं योग्य शासक थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सर्वाधिक शिक्षित थे, योग्य थे, विद्वान थे, बहुत सी नॉलेज रखते थे, लेकिन जो इनके डिसीजन होते थे वो थोड़े से अजीब होते थे, स्वप्नशील होते थे। जो भी सपने में आता था वो सारी चीज़ें जो है ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। थोड़े से इनके डिसीजन ऐसे होते थे, इसीलिए इनको पागल शासक भी कहा जाता था। ठीक है, शिक्षित एवं पागल शासक कौन था? तो मोहम्मद तुगलक था। ठीक है, हिंदू त्यौहार होली को जो है ये बनाता था। सांकेतिक मुद्रा जो है इनके द्वारा चलाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सांकेतिक मुद्रा जो है किसके द्वारा चलाई गई थी? तो सांकेतिक मुद्रा जो है मोहम्मद तुगलक के द्वारा चलाई गई थी, याद रखना इस पॉइंट को भी। 1337 ईस्वी में जो है इन्होंने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, कौन थे उस समय राजा कांगड़ा के? पृथ्वीचंद जो है उस समय राजा हुआ करते थे। आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट जो है हिमाचल प्रदेश की जीके से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक जो है सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। याद रखना भाई, सल्तनत काल का अकबर किसको कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण जो है कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था? तो यही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5 बड़ी नहरों का जो है निर्माण करवाया गया था। सर्वाधिक दास मतलब कि नौकर वगैरह रखा जाता था इनके द्वारा। 80,000 से भी ज़्यादा जो है इनके पास दास होते थे। उसके अलावा जो है इक्ता प्रथा को उन्होंने दोबारा से शुरू करवा दिया। हमने सबसे पहले देखा भी इल्तुतमिश ने शुरू करवाई थी, उसके बाद हमने देखा कि अभी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। लेकिन हम अब दोबारा देख रहे हैं कि इक्ता प्रथा को वापस से शुरू कौन कर रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक जो है वापस से शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट वंश के बारे में देखना है हमें सैयद वंश में। इसके अंदर हम देखते हैं मुबारक शाह एक शासक है। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं उनके बारे में, जिनके पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% से ज़्यादा है कि हाँ भाई अगर यहाँ से प्रश्न आएगा दिल्ली सल्तनत से तो इन्हीं शासकों के बारे में, इन्हीं बातों को पूछा जाएगा। ठीक है, तो जिसने जो है पढ़ा नहीं है कभी तो इन बातों को तो याद रख के चलना है। नोट्स आपके सामने हैं, इनको ऐसे ही बना लीजिए। यमुना नदी तट पर जो है मुबारकाबाद नगर इनके द्वारा बसाया गया था। आप लोगों को ध्यान में रखना है, मुबारकाबाद नगर जो है किसने बसाया था? तो नदी आपकी नदी जो है यमुना नदी है जिसके तट पर बसाया गया था, किसके द्वारा? मुबारक शाह के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट वंश जो था यहाँ पे था लोधी वंश। लोधी वंश में हमें जो है 2-3 शासकों के बारे में देखना। पहला है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है वो सुल्तानों में, जो जितने भी अभी दिल्ली सल्तनत के, हमने जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पढ़े हैं, चाहे वो किसी भी वंश से रिलेटेड हो, उनमें सर्वाधिक जो कार्यकाल है कौन से सुल्तान का है? तो बहलोल लोधी का ही जो है सर्वाधिक जो है कार्यकाल माना जाता है। कालीन पर बैठते थे, जैसे सिंहासन होता है किसी भी दरबार में किसी भी आपके राजा का, तो ये आपके सिंहासन पर ना बैठकर ये किस पे बैठते थे? कालीन पर बैठा करते थे। सिकंदर जो एक थे सिकंदर लोधी, ये भी इसी वंश के थे। तो सिकंदर लोधी के बारे में हमें ये याद रखने की 1504 ईस्वी में जो है इनके द्वारा आगरा नगर की जो है स्थापना की गई थी। आगरा नगर जो है इनके द्वारा बसाया गया था। गज ए सिकंदरी नामक एक नाप की इकाई होती है जो किसके द्वारा लागू की गई थी? जो शुरुआत किसने की थी इसी इकाई की? गज ए सिकंदरी इकाई की। तो ये भी जो है आपके सिकंदर लोधी ने की थी। मूर्ति जैसे भी आपके मंदिरों की जो मूर्ति होती थी इनको तोड़ दिया करते थे ये, और उनको जो है मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को दे दिया करते थे कि उसके ऊपर आप जो है मांस काटिए, उस मूर्तियों के ऊपर जो है आप मांस काटिए। ठीक है, उसके लिए जो है ये दे दिया करते थे। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। लास्ट जो आपके जो है सुल्तान हैं, चाहे वो आप लोधी वंश के कह लीजिए या फिर पूरे दिल्ली सल्तनत के जो है लास्ट राजा बोल लीजिए, सुल्तान बोल लीजिए, उनका नाम आता है आपका जो है इब्राहिम लोधी। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इब्राहिम लोधी जो है अंतिम शासक थे दिल्ली सुल्तनत के या फिर लोधी वंश के। ठीक है, उसके अलावा जो इनके समय में क्या होता है, इनके समय में जो है इनका युद्ध होता है बाबर के साथ, जिसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। 1526 ईस्वी में ये हुआ था। 1526 ईस्वी में जो है ये युद्ध हमें देखने को मिलता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ? तो बाबर के साथ होता है। और इस युद्ध में जो है इनकी मृत्यु कर दी जाती है, इनको मार दिया जाता है बाबर के द्वारा। बाबर ये युद्ध जीत जाते हैं, हम लोगों को पता है। इब्राहिम लोधी को जो है युद्ध मैदान में मार दिया जाता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा जो है सुल्तान था या फिर शासक था जिसको जो है युद्ध मैदान में मार दिया गया था या फिर जिसकी हत्या कर दी गई थी? तो इसके आपकी जो है इब्राहिम लोधी की जो है वो युद्ध मैदान में हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आप लोगों को ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की भाई हिस्ट्री से रिलेटेड। हमने जो है इसके अंदर देखा दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने जो है पढ़ने की कोशिश करी है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी हमारी उसके अंदर हम बात करेंगे थोड़ी सी जो है मुगल्स के बारे में। मुगल के बारे में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। फिर हम अंग्रेज़ों के ऊपर जाएंगे और फिर जो है अपने धर्मों से रिलेटेड भी, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, उनके बारे में भी बातें करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये जो है बातें ध्यान में रखनी है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अभी पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी से रिलेटेड जो है कैसे कैसे जो है फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं
जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें अपनी परीक्षा के लिए जो है ध्यान में रखने। पॉलिटी के अंदर जो है अगर मैं देखूं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है भाग के रूप में पढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, हम देखते हैं भाई, पहला जो भाग आता है, भाग एक जो है आपका इंडियन पॉलिटी का भाग एक, इसके अंदर जो है आर्टिकल आते हैं लगभग 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 से 4 जो है भाग एक के अंदर आते हैं। फिर आता है आपका भाग दो आता है। इसके अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं वो 5 से शुरू होते हैं, वो जाते हैं 11 तक। भाग 3 जो आता है आपका, भाग 3 जो आता है, इसके अंदर जो आर्टिकल शुरू होते हैं ये होते हैं 12 से शुरू, और कहाँ तक जाएंगे, ये आर्टिकल जाएंगे लगभग 35 तक। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करके अभी फ़िलहाल इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से। तो आर्टिकल 1 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 1 हमें ये बताता है कि भारत जो हमारा देश है, ये जो है हमारे राज्यों का जो है एक संघ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है भाई, भारत जो है राज्यों का एक संघ है, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया? तो हमारे संविधान के पहले ही आर्टिकल में ये बताया गया है। कितने आर्टिकल हैं हमारे पास कुल? तो 395 आर्टिकल्स जो हैं हमारे पास कुल हैं। वैसे तो इनकी संख्या लगभग 450 से भी ज़्यादा है, लेकिन हम जो मूल आर्टिकल्स मानते हैं ये 395 है। ठीक है, भाग भाई कितने हैं हमारे? तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग आते हैं। इन्हीं 22 भाग के अंदर हम इन आर्टिकल्स को कवर करते हैं। जैसे कि हम पहले भाग के अंदर कितने आर्टिकल्स को कवर कर रहे हैं? पहले भाग के अंदर हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला आर्टिकल यही था, भारत जो है वो राज्य का एक संघ है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा जो है इस संघ को जो है यूनियन कहा जाता है। इंग्लिश में जो है यूनियन भी कई बार लिखा आ जाता है वहाँ पे, तो संघ आए या यूनियन आए एक ही बात है। नेक्स्ट बात की जाए आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 हमें ये बोलता है कि संसद को ये पावर है, जो आपका पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसको ये पावर है कि वो भारत से बाहर किसी भी क्षेत्र को जो है वो भारत में मिला सकता है। किसी भी क्षेत्र को जो है वो भारत में जो है वो ऐड कर सकता है, मिला सकता है। आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि भारत से बाहर किसी भी क्षेत्र को मिलाने का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 2 में दिया गया है। किसको पावर है ये मिलाने की? ये संसद को पावर है मिलाने की। ठीक है, आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने सिक्किम को मिलाया है भाई, सिक्किम भारत से बाहर का इलाका था, उसको जो है उसका मन था भाई, ठीक है, वो चाहता था भारत में मिलना, तो हमने मिला लिया उसको। कि कौन से आर्टिकल के तहत मिलाया? आर्टिकल 2 के तहत बनाया। किसने मिलाया था जो? तो भाई ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, संसद ने मिलाया था, संसद को ये पावर है। नेक्स्ट बात करी जाए आर्टिकल 3 की, तो आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 ये बोलता है कि हम जो है भारत के अंदर जो है हमारे जितने भी राज्य हैं उनके नाम में आपके जो है क्षेत्र में सीमा में जो है वो बदलाव कर सकते हैं। बदलाव जो है किया जा सकता है। किसको है ये पावर? ये पावर भी जो है संसद को है। ये पावर भी जो है संसद को है। जैसे हमने देखा कि आपका जो है यूपी हुआ करता था। यूपी में से जो है हमने किसको अलग किया? हमने यूपी में से अलग कर लिया था उत्तराखंड को। ठीक है, कैसे अलग किया? कौन से आर्टिकल के तहत अलग किया? आर्टिकल 3 के तहत अलग किया। किसने अलग किया था? तो संसद ने अलग किया था। संसद ने जो है ये पास किया था बिल को। ठीक है, तो अलग हो गया। क्या कहा गया है कि हम राज्य, जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका हिमाचल है, हिमाचल को अगर चाहे हिमाचल का नाम बदलना चाहे संसद तो बदल सकती है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में बदलाव करना चाहे तो भी कर सकती है संसद। हिमाचल की सीमा बदलना चाहे तो वो भी बदल सकती है। तो आप लोग जो है हिमाचल वाले नहीं रोक सकते अगर संसद का मन है ये कार्य करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए आर्टिकल 4 की। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 ये बोलता है कि जब भी आप आर्टिकल 2 या फिर 3 का इस्तेमाल कर रहे हो। आर्टिकल 2 में क्या था? भारत से बाहर किसी भी क्षेत्र को मिलाया जा सकता है संसद के द्वारा। आर्टिकल 3 क्या था? कि भारत के अंदर कोई भी राज्य की सीमा में, क्षेत्र में, नाम में बदलाव किया जा सकता है। ये भी पावर संसद को है। ठीक है, तो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का इस्तेमाल जब भी हो रहा है तो हमें जो है राष्ट्रपति से जो है किसी भी प्रकार की जो है विशेष अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। विशेष अनुमति जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 4 में कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई अब जो है नेक्स्ट के बारे में, हमारे भाग 2 के बारे में। भाग 2 से जो है क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि इसके अंदर आर्टिकल जो आते हैं वो 5 से लेकर 11 के बीच में आते हैं। और क्या क्या है भाई भाग 2 के अंदर क्या दिया गया है? भाग 2 के अंदर जो है नागरिकता बताई गई है। नागरिकता के बारे में जो है कौन से भाग में दिया गया है? तो भाग 2 है हमारा नागरिकता से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है भाग 2 है हमारा। कहाँ से ली गई है भाई भारत की नागरिकता? कहाँ से ली गई है? तो ये नागरिकता जो हमने ब्रिटेन से ली है। जो आइडिया है हमारी नागरिकता का वो जो है ब्रिटेन से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके अलावा किस प्रकार की नागरिकता है? तो हमारे भारत में जो है एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप।
सिटीजनशिप है। कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप है, या फिर हिंदी में कह लीजिए आप जो है क्या है, एकल नागरिकता है। सबसे पहले जो सिद्धांत है भाई नागरिकता का, सबसे पहले जो सिद्धांत था नागरिकता का, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पहला सिद्धांत जो था तो ये था अरस्तू के द्वारा दिया गया। अरस्तू के द्वारा जो है पहली बार जो है नागरिकता का जो है सिद्धांत दिया गया था। आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या नागरिकता से याद रखना है कि हमारी जो नागरिकता है वो कौन से अधिनियम पर आधारित है? तो 1955 के अधिनियम पर, 1955 के अधिनियम पर जो है वो आधारित है। ठीक है, इसी अधिनियम पे जो है हमारी नागरिकता आधारित है। इतनी बातें आप लोगों ने नागरिकता से ध्यान में रखनी है। आर्टिकल्स ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि भाई याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो आर्टिकल्स होते हैं ये भारत पाकिस्तान विभाजन से ही रिलेटेड है। अब वो आर्टिकल्स जो हैं किसी कार्य के नहीं है, किसी काम के नहीं है, तो आप लोगों को वो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है भाई, नेक्स्ट जो हमें बात करनी है आपका भाग 3 के बारे में बात करनी है। भाग 3 के बारे में हमें बात करनी है। कौन से आर्टिकल आएंगे? यहाँ पे आएंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35। आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में जो है भाग 3 के अंदर आएगा। ठीक है, कैसी कैसी बात करनी है भाई, देखते हैं भाई। भाग 3 के अंदर पहले दिया गया है, इसके अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है? आपके मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ पे हैं? आपके भाग 3 में है। भाग 3 के अंदर दिए गए हैं। कौन से आर्टिकल के बीच में है ये? 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में ये दिए गए हैं। आप लोगों को ये बात भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात की जाए भाई, ये मौलिक अधिकार जो हैं लिए कहाँ से गए हैं? तो ये मौलिक अधिकारों का जो आइडिया है ये हमने यूएसए से लिया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये यूएसए से लिए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार है हमारे पास? तो हमारे पास जो है कुल 6 मौलिक अधिकार है। सबसे पहला आता है आपका समानता का अधिकार। पहला आता है आपका समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार जो आएगा आपके पास वो आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। वो आता है आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो अधिकार आप लोगों को दिया जाता है वो दिया जाता है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। वो दिया जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट जो अधिकार आप लोगों के पास आता है वो आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट इसके बाद जो है 5वां अधिकार आप लोगों के पास है वो आता है आपका शिक्षा का अधिकार। वो आता है आपका शिक्षा का अधिकार। और लास्ट जो अधिकार आप लोगों के पास दिया जाता है वो दिया जाता है आपको आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ये 6 मौलिक अधिकार हैं आप लोगों के। इसके अलावा जो है आपके पास 7वां भी हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन वो हटा दिया गया। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है भाई आपका समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल ये जो है 14 से शुरू हो जाता है और ये आर्टिकल 18 तक चलता है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर जो है आपके 22 तक चलता है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 आर्टिकल्स इसमें हम पढ़ते हैं, 23 और 24। नेक्स्ट जो धार्मिक स्वतंत्रता का या फिर आप धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कौन से में ये चलता है आपका 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। उसके अलावा शिक्षा के लिए जो अधिकार है आप लोगों का ये आपके 2 आर्टिकल्स है 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 में क्या बात की गई है? शिक्षा के लिए जो है अधिकार की बात की गई है। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये आता है आपके आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 के अंदर जो है संवैधानिक जो है आपके उपचार बताए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आर्टिकल 31 होता था एक, जिसके अंदर संपत्ति का अधिकार था, वो समाप्त हो गया है। इतनी बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं भाई आपके। अब देखते हैं भाई कौन से आर्टिकल में क्या क्या बातें की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। 14 से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 14 के अंदर क्या कहा गया है? आर्टिकल 14 के अंदर दिया गया है विधि के समक्ष समानता। याद रखना है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि भाई ठीक है, हमारी जो विधि होती है, लॉ के सामने जो है हम सभी बराबर है। इतनी बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। जो हमारा लॉ होता है, जो रूल्स हैं, जो हमारी विधि बनाई गई है संविधान के द्वारा, उसके सामने जो है हम सारे के सारे जो है इक्वल हैं, बिल्कुल जो है सम्मान है। समानता के अधिकार की बात हो रही है। आर्टिकल 15 के अंदर क्या कहा गया है कि आपको जो है धर्म के आधार पर, आपकी जो है जाति के आधार पर, आपके रंग के आधार पर, आपके जो है कहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसके आधार पर जो है आप लोगों का शोषण नहीं किया जा सकता। आप लोग जो है सभी के सभी क्या है? इक्वल है, बिल्कुल सम्मान है सारे के सारे। किसी के साथ भी जो है गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता, शोषण नहीं किया जा सकता कि आप ठीक है भाई आप हिंदू धर्म के हो, आप मुस्लिम धर्म के हो, तो उस आधार पर आपके साथ शोषण चल रहा है। आप ऊँची जाति हो, नीची जाति के हो, उस आधार पर किया जा रहा है। रंग आप गोरे हो, काले हो, उसके आधार पर भी नहीं किया जा सकता। जन्म के आधार पर भी नहीं किया जा सकता कि आपका जन्म कहाँ पर हो रहा है। आप हिमाचल से पैदा हुए, आप कश्मीर में पैदा हुए, आप बिहार में पैदा हुए, इस प्रकार से भी आपके साथ शोषण
नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 में ये कहा गया है। आर्टिकल 16 के अंदर क्या कहा गया है? आर्टिकल 16 के अंदर कहा गया है कि भाई ठीक है, अवसर की समानता होनी चाहिए। जो अवसर है, अवसर की जो है समानता हमें देखने को मिलेगी। हमें जो है इक्वल, सभी को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो बात है वो कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 16 में दी गई है कि अगर सरकार चाहे कि 20 पद भरना, तो 20 पद जो हैं वो सभी के लिए इक्वल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके इस पे पद भर सकता है। हाँ, इसके अंदर हम एक एक्सेप्शन देखते हैं, क्या? रिजर्वेशन दी जाती है। रिजर्वेशन के अंदर जो है वो जो थोड़ी जाति कमज़ोर होती हैं उनको जो है रिजर्वेशन दे दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि भाई ठीक है, जो तो बढ़ रहे हैं, जो तो पहले अमीर हैं वो तो हैं ही, वो तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको भी हम थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा हेल्प देंगे ताकि वो भी जो है एक लेवल मेंटेन कर सकें, वो दोनों के दो जो है वो इक्वल लेवल पे आ सके, इसीलिए रिजर्वेशन दी जाती है। ठीक है, इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो आप और नेगेटिव वे में भी ले सकते हो, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 के बाद जो है नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें देखना है वो आर्टिकल 17 आता है। आर्टिकल 17 के अंदर जो है अस्पृश्यता की बात की जा रही है। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो है इसको जो है वो निषेध किया गया है, इसको जो है बैन की गई है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। अनटचेबिलिटी का जो निषेध है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 के अंदर दी गई है। जब ज़रूरत पड़ेगी अनटचेबिलिटी की तब भी वो भी की जाती है। जैसे कि आपका कोरोना टाइम आता है, जो कोरोना पीरियड आया था उसके अंदर अनटचेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी कि महामारी फैल रही थी, तो हम बोल रहे थे भाई ठीक है भाई, थोड़ा सा दूरी बना कर रहिए एक दूसरे से। ठीक है, तो अच्छे पॉजिटिव वे में की जा रही है तब भी सही है, नेगेटिव वे में भी की जाती है, तो हमें नेगेटिव वे में नहीं करनी है। जब पॉजिटिव ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 17 के बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है 18 की बात की जाएगी। आर्टिकल 18 के अंदर क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है जो उपाधि हैं, जो उपाधि दी जाती हैं उनका जो है अंत किया जाएगा, उपाधियों का अंत। जैसे कि पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं हम देख रहे हैं भाई किसी को महात्मा की उपाधि दे दी गई है, किसी को जो है राय बहादुर की उपाधि दे दी गई है, तो ये सब उपाधियां जो है नहीं देनी है भाई। ठीक है, अब किसी उपाधि वगैरह से जो है किसी को नहीं जाना जाएगा। आप अपने नाम के आगे महात्मा नहीं लगा के घूम सकते। ठीक है, वो पहले होना था जो हो गया। हाँ, आप एजुकेशन के बेसिस पे जो है उपाधि ले सकते हो। जैसे कि आपने पढ़ाई करी है भाई, आपने मेडिकल के बारे में पढ़ा है तो आप जो है डॉक्टर लगा सकते हो, आपके पास MBBS की हुई है आप डॉक्टर लगा सकते हो अपने नाम के आगे, आप इंजीनियर लगा सकते हो अपने नाम के आगे। इसके अलावा आप रैंक में भी नाम जोड़ सकते हो। जैसे कि आप किसी हो सकता है भाई आप सोल्जर वगैरह हैं, आप आर्मी वगैरह में हैं या फिर किसी भी सेना में हैं, तो वहाँ पे आपको कर्नल की उपाधि दे दी जाती है। आपको जो है वहाँ पे जो है इसके अलावा कर्नल के अलावा आपको मेजर की उपाधि दे दी जाती है। तो आप मेजर कुछ भी नाम लगा लीजिए, अपने आगे जो है नाम के आगे लगा सकते हैं, कर्नल लगा सकते हैं। तो इन आधार पर जो है आप लोगों को उपाधियाँ दी जा सकती हैं, लेकिन इस हिसाब से जो है उपाधियों का अंत किया गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये थी हमारा आर्टिकल 18। अब आर्टिकल 19 के बारे में हमें देखना है। आर्टिकल 19 के अंदर जो है हम बहुत से सब आर्टिकल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 19 का ए। 19 के ए के अंदर आपको कहा गया है कि आपको जो है बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो, आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो आपको ज़रूर जो है आप लोगों को मौन रखने की भी स्वतंत्रता दी जाएगी, वो भी आर्टिकल 19 के ए में आता है। इसके अलावा जो है आपको झंडा लहराने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस आर्टिकल के तहत आपको जो है पुतला जलाने की स्वतंत्रता भी जो है इसी आर्टिकल के तहत दी जाती है। RTI जो आप लोग जो है रिट जारी करते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो भी आप इसी आर्टिकल के तहत जारी करते हो। इसके अलावा जो आपकी प्रेस होती है, जो मीडिया है, प्रेस जो है आपकी मीडिया जो है उसको भी स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है? 19 के ए के तहत दी जाती है। नेक्स्ट बात करें 19 के बी में। आर्टिकल 19 का बी जो है, आर्टिकल 19 के बी के अंदर ये कहा गया है कि आप जो है सभा इकट्ठी कर सकते हो, आप सभा बुला सकते हो। आप लोगों ने जो है 10-15 लोग मिला लिए, आप लोग जो है सभा कर रहे हो, 10-15 लोग इकट्ठा हैं, आप लोग सभा कर सकते हो। लेकिन ये सभा जो है वो बिना हथियारों होनी चाहिए। आप लोगों ने ये नहीं कि भाई हाथ में AK-47 उठाई हुई है और जो है चले हुए हो, तो बिना हथियारों के जो है आप लोग सभा कर सकते हो। आर्टिकल 19 के सी की बात करें, अगर हम आर्टिकल 19 के सी की बात करें तो आर्टिकल 19 के सी में ये कहा गया है कि आप लोग जो हैं संगठन बना सकते हो। आप लोगों ने ध्यान में रखना है, संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है आपको कौन से में दी गई है? आर्टिकल 19 के सी में जो है दी गई है। नेक्स्ट बात करें भाई 19 का डी। नेक्स्ट बात करते हैं 19 के डी की। तो 19 के डी में ये कहा गया है कि आप लोग जो हैं भारत के चारों ओर घूम सकते हैं, चारों ओर कहीं पे भी आप जो हैं वो घूम सकते हैं, आप लोगों को जो है स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन ऐसा कोई एरिया नहीं, जैसे कि आप मिलिट्री एरिया में चले गए तो नेशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का एरिया है तो आप लोगों को वहाँ पर जाने से मना कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वैसे आप जो है चारों ओर घूम सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की जगह नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें भाई 19
ये हमने 19 का डी पढ़ा है। अब 19 का ई पढ़ेंगे हम। 19 के ई के अंदर क्या कहा गया है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है आप रह सकते हो। जैसे कि हिमाचल में जो है कहीं आप देख सकते हो किसी भी क्षेत्र में जो है रहने के लिए आ जाते हैं। आप देखते हैं बिहार से भी बहुत लोग आते हैं, यूपी के लोग इतने आते हैं, बहुत सी अन्य जो हैं आपके स्टेट्स हैं वहाँ से भी लोग जो हैं आकर हिमाचल में रह रहे हैं। तो आप लोग भी जाकर रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आर्टिकल 19 का ई जो है आप लोगों को यही स्वतंत्रता देता है कि आप कहीं पर भी जाके किसी भी क्षेत्र में भी जो है वो रह सकते हो, अपना घर बना सकते हो, बढ़िया से ज़मीन वगैरह खरीदनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। बाकी आप लोगों को स्वतंत्रता 19 के ई में ये दी गई है। उसके अलावा जो है एक आर्टिकल हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है 19 का एफ। 19 के एफ के अंदर जो है ये होता था संपत्ति का अधिकार। ये हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब जो है वो समाप्त कर दिया गया है, जो कि अब जो है समाप्त कर दिया गया है। पूछ लिया जाता है किसके तहत समाप्त किया गया है, कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो 44 जो है संविधान संशोधन है, कब आया था, ये 1978 में आया था। 44 संविधान संशोधन के तहत आपका 1978 ईस्वी में हमने संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया था। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब ये संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये कौन सा अधिकार बन चुका है, अब ये जो है आपका ये एक कानूनी अधिकार है। अब से ये जो है आपका कानूनी अधिकार है। कहाँ पे मिलता है हमें, ये आर्टिकल 300 के ए में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 300 के ए में जो है ये आर्टिकल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए भाई आर्टिकल एफ की, 19 के एफ की हमने बात कर ली। अब देखते हैं लास्ट आर्टिकल 19 का जी। 19 के जी में क्या बात की गई है, 19 के जी में ये बात की गई है कि आप जो है किसी भी एरिया में अगर जा रहे हो तो वहाँ पे आप जो है व्यवसाय कर सकते हो। आप लोग जो है व्यवसाय कर सकते हो, वहाँ पे अपना बिजनेस वगैरह शुरू कर सकते हो, जो भी आप लोगों को करना है, ठीक है। बिजनेस वगैरह कर सकते हो, दुकान वगैरह खोल सकते हो, आप लोगों को व्यवसाय कर सकते हो, जॉब वगैरह कर सकते हैं आप कहीं पे भी। आर्टिकल 19 के जी में जो है ये बातें हुई थी। ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो है 19 के अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो ये हमने थोड़े से जो है रिवीजन करी है आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट देखे हैं। अब नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी हमारी, अगला जो रिवीजन की पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर हम और आपका जो है हिस्ट्री का आगे कुछ पार्ट्स बढ़ाएंगे और कुछ नए जो है आर्टिकल्स इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिए STR पाठशाला के साथ। आप लोगों को जो है लास्ट समय चला हुआ है आप लोगों की प्रिपरेशन का। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है किसी भी चीज़ को ना छोड़ कर जाएँ। ज़रूर आप लोगों ने तैयारी की होगी, आप लोगों को समय हो गया होगा, 4-5 महीने, किसी को साल भी हो गया होगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे ये रिवीजन ज़रूर करके जाएं। आप लोगों को जो है एक बूस्ट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें जो है सब कुछ आता है, ठीक है। तो धन्यवाद भाई सभी का। जय हिंद, जय भारत।